जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पंजाब पुलिस ने बस्ट किया आईएसआई का मॉड्यूल जो कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर भी करने वाला था टारगेट। भारत का स्वदेशी काल लॉन्ग रेंज ड्रोन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए हो रहा है पोजीशन। भारतीय वायुसेना के गरुड़ स्पेशल फोर्सेस के लिए पिस्टल से लेकर एडवांस स्नाइपर राइफल्स की खरीद। और अब पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप के बजाय चाइना के वीचैट का करेंगे इस्तेमाल। पंजाब पुलिस ने कल 4 अगस्त को अमृतसर से आईएसआई द्वारा स्पॉन्सर्ड 2 क्रॉस बॉर्डर टायर मॉड्यूल्स को बस्ट किया है और इस दौरान टोटल 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें 4 नाबालिग हैं और उनके पास से 3 इलीगल पिस्टल्स, 4 पेट्रोल बॉटल बॉम्ब्स और 9 लाइव कार्ट्रिजेस बरामद किए गए। और शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि ये आरोपी फॉरेन बेस्ड आईएसआई हैंडलर्स के निर्देशों पर यहाँ पे एक्ट कर रहे थे और भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए यहीं के लोकल यूथ को रिक्रूट करने का प्रयास भी किया जा रहा था। इसके अलावा सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस की सर्विलेंस करना, इलीगल वेपन्स को खरीदना और पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने के प्रयास किए जा रहे थे। और इतना ही नहीं बल्कि ये जो मॉड्यूल है रेलवे ट्रैक के पास सर्विलेंस कैमरास को भी इंस्टॉल कर रहा था, जिसकी लाइव फुटेज उनके फॉरेन हैंडलर्स के पास शेयर की जा रही थी। और जो 9 लोग गिरफ्तार किए गए उनमें शामिल है वंश कुमार जो कि 19 साल का है, अनमोल सिंह उर्फ साहिल जो कि 20 साल का है, ये दोनों ही तरन तारन से थे, हरमन सिंह उर्फ हम्मू जो कि 24 साल का है, सुखदेव सिंह जो कि 30 साल का है और ये दोनों अमृतसर से थे, और सुखमान सिंह जो कि 19 साल का है, ये भी अमृतसर से था। और बाकी के 4 आरोपी नाबालिग हैं तो इसलिए उनके नाम का खुलासा नहीं किया गया है। और पिस्टल्स और पेट्रोल बॉटल बॉम्ब्स के अलावा पुलिस टीम ने इनके पास से एक चुराई गई मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है, जो कि ऑब्वियसली आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल करने के लिए ली गई थी। जबकि इस नेटवर्क के अन्य मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनके फॉरवर्ड बैकवर्ड सभी लिंकेज को स्टैब्लिश किया जा रहा है, इनके फाइनेंशियल ट्रेल को ट्रेस किया जा रहा है और इस तरह के आतंकी गतिविधियों में शामिल अन्यों की तलाश जारी है। और एक बात यह भी है कि आरोपी सुखदेव सिंह और हरमन सिंह राजा सांसी पुलिस स्टेशन में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक मामले में भी शामिल हैं, जिसमें उनके पास से 4 ग्लॉक पिस्टल्स बरामद की गई थी। और पुलिस ऑफिशियल्स ने इस बात का भी खुलासा किया है कि इन दोनों में से एक मॉड्यूल ने दिल्ली के जंतर मंतर में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे तो उस दौरान उस प्रोटेस्ट में हमला करने की योजना भी बनाई थी। और इसके लिए इस मॉड्यूल के कुछ मेंबर्स ने उस साइट को विजिट किया था, उसकी रेकी करी थी और उस विजिट के दौरान उसके पास लॉजिस्टिकल सपोर्ट और पेट्रोल बॉम्ब्स को बनाने वाले मटेरियल्स भी थे। लेकिन किसी वजह से उन्होंने अपनी इस योजना को उस समय अंजाम नहीं दिया या उसे पोस्टपोन कर दिया और इनकी इन सारी गतिविधियों को स्पॉन्सर कर रहा था पाकिस्तान का आईएसआई। बाकी आतंकियों से याद आया, पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कार्यकर्ता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने ऑफिशियल हैंडल से आर्टिकल 370 की एनिवर्सरी पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट करी है, जिसमें ऑब्वियसली दुनिया भर की फर्जी बातें की गई हैं। जैसे कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के इस पोस्ट में एक लाइन ये भी लिखी गई है कि कोई भी बयानबाजी जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माने गए विवादित दर्जे को नहीं बदल सकती है और न ही अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएनएससी के संबंधित प्रस्तावों में दिए गए वहां के लोगों के अधिकारों को नकार सकती है। और आर्टिकल 370 की एनिवर्सरी पर पाकिस्तानी पीएमओ यानी कि उनके प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के ऑफिशियल हैंडल से भी कुछ ऐसे ही पोस्ट की गई है। तो इसी अवसर पर हम अपने पड़ोसियों को याद दिलाना चाहते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सच है कि किसी भी तरह की बयानबाजी इस फैक्ट को नहीं बदल सकती है कि पीओजे भारत का अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा करके रखा हुआ है। साथ ही शांति, विकास और अंततः भारत के साथ फिर से जुड़ने की वहाँ के लोगों की इच्छाओं को भी मिटाया नहीं जा सकता है। कोई भी बयानबाजी इस फैक्ट को नहीं बदल सकती है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व तरीके से बदलाव आया है। यहाँ पे लोकल रिक्रूटमेंट में भारी कमी आई है, जो कि लगभग ना के बराबर हो गई है। पत्थरबाजी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। आर्थिक विकास लगातार जारी है। टूरिज्म तेजी से बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एक्सपेंड हुई है। इसी तरह से कोई भी बयानबाजी इस फैक्ट को नहीं बदल सकती है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी कि पीओजे में प्रशासन और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं। और जब वहाँ के स्थानीय लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की फोर्सेस खुलेआम उन पर गोलियां चलाती हैं। मल्टीपल कैजुअलिटीज की रिपोर्ट्स ऑलरेडी सामने आ चुकी हैं। कोई भी बयानबाजी इस फैक्ट से इनकार नहीं कर सकती है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पीओजे के स्थानीय लोगों को पाकिस्तान का दुश्मन बताते हैं। क्योंकि वो अपने ही अधिकारों की मांग कर रहे हैं और अधिकार भी क्या, बहुत बेसिक्स अधिकार, बिजली, खाना और अन्य सभी सुविधाएं। और पाकिस्तान जो हर साल आर्टिकल 370 के नाम पे प्रोपेगेंडा करके ऐसा दिखाने का प्रयास करता है कि इस आर्टिकल को हटाने के बाद से भारत ने जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ अत्याचार किया है, पर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो पाकिस्तान के दावे को पूरी तरह से अपने आप ही खारिज कर देती है। कोई भी बयानबाजी इस बात से इनकार नहीं कर सकती है कि जम्मू कश्मीर के एक हिस्से में वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेन चल रही है, वहीं एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पे खुलेआम सिविलियंस पर गोलियाँ चल रही हैं। और फैक्ट तो इतने हैं कि अगर हम सारे गिनाने लगे तो ये वीडियो पूरी फैक्ट पे निकल जाएगी।
बाकी आज आप कमेंट सेक्शन में PKMK भी लिखना ना भूलें। और बाकी अगर आपको एक्स पर या कहीं और सोशल मीडिया पर आर्टिकल 370 को लेकर कोई प्रोपेगेंडा करते हुए दिखे तो फैक्ट्स के साथ उसका मार्गदर्शन जरूर करें और उसे बताएं कि जिस राह पर आप चल रहे हैं एक दिन जरूर पछताएंगे। भारतीय वायुसेना ने गरुड़ स्पेशल फोर्सेस के लिए एक नई स्नाइपर राइफल की खरीद के लिए RFI जारी करी है और RFI के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को 12.7 × 99 mm कैलिबर वाली राइफल्स की रिक्वायरमेंट है। अभी वर्तमान समय में जो गरुड़ स्पेशल फोर्सेस है वो विशेष रूप से गलील स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करती है जिसकी इफेक्टिव रेंज 800 मीटर्स तक है और ये 7.62 × 51 mm कैलिबर वाली राइफल है। पर जैसे कि अब इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है 12.7 × 99 mm राउंड वाली स्नाइपर राइफल की, तो ऑब्वियसली ये मौजूदा गलील स्नाइपर राइफल के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल होगी और इंगेजमेंट डिस्टेंस भी इसकी लगभग डबल होगी। और इस राइफल के साथ साथ अन्य एक्सेसरीज जैसे कि साउंड सप्रेशर, डे टेलीस्कोपिक साइट, थर्मल इमेजिंग स्कोप तो ये भी लिए जाएंगे। और एयरफोर्स ये भी चाहती है कि ये राइफल स्टैंडर्ड एम्यूनेशन को फायर करने के अलावा अलग अलग वैरायटी के स्पेशलाइज राउंड्स को भी फायर करने में सक्षम हो, जैसे कि AP, API, APIT, APEI, SLAP, तो इस तरह के अलग अलग एम्यूनेशंस जो कि इस वेपन के ऑपरेशन रोल को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से एक्सपेंड कर देगा। और इस राइफल का इस्तेमाल एक सेफ डिस्टेंस से अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस को डिस्पोज करने के लिए भी किया जा सकेगा। बाकी आसान शब्दों में कहा जाए तो इस खरीद के माध्यम से एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज के लिए एक एंटी मटेरियल और लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को लिया जा रहा है। और केवल स्नाइपर राइफल से नहीं बल्कि गरुड़ स्पेशल फोर्सेस के लिए ही और भी अलग अलग मिलिट्री इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए अलग अलग RFI जारी की गई है, जैसे कि 9 mm की पिस्टल, साइट्स और अन्य एक्सेसरीज के साथ 7.62 × 51 mm कैलिबर की जनरल पर्पस मशीन गन, इसके अलावा मल्टी स्पेशलिटी आर्मर्ड व्हीकल यानी कि MSAV और वो भी कंप्लीट एक्सेसरीज के साथ, हाई मोबिलिटी ऑल टेरेन व्हीकल यानी कि HMATV और ये भी कंप्लीट एक्सेसरीज के साथ, और साथ ही हाई ऑल्टीट्यूड सर्विलेंस सिस्टम के तौर पर माइक्रो UAV सिस्टम्स, तो इनकी खरीद भी की जानी है। भारत की ड्रोन फर्म IG डिफेंस ने अपने स्वदेशी लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन जिसका नाम है काल, तो उसे इंटरनेशनल एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए पोजीशन करना शुरू किया है। और काल भारत में स्वदेशी तौर पर बनाया गया 1000 किलोमीटर तक की रेंज वाला एक लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन है और जो कि हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के खिलाफ डीप पेनिट्रेशन मिशंस को परफॉर्म कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म में लॉन्ग एंड्योरेंस, ऑटोनॉमस नेविगेशन, प्रिसिशन टारगेटिंग, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इस तरह के ड्रोन्स कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ये हर किसी ने US और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में देखा ही है, जिसके बाद अमेरिका को भी मजबूर होना पड़ा था ईरान के शाहिद 136 जैसे ड्रोन्स के काउंटर में अपने ल्यूकस नाम के वन वे अटैक ड्रोन को इस्तेमाल करने के लिए। बाकी इस काल का एंड्योरेंस टाइम 7 से 8 घंटे का है और ये 50 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम है। और काल के अलावा जो IG डिफेंस है वो और भी नेक्स्ट जनरेशन की डिफेंस टेक्नोलॉजीज को विकसित करने पर काम कर रही है, जिसमें इंटरसेप्टर ड्रोन्स, FPV कॉम्बैट ड्रोन्स, ऑटोनॉमस UAVs, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सिस्टम्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, AI इनेबल्ड स्वार्म टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सॉल्यूशंस, टैक्टिकल रोबोटिक्स और लॉजिस्टिक ड्रोन्स, तो इस तरह का एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो उनके पास है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 370 की एनिवर्सरी पर आज पाकिस्तान के PMO और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दोनों के ही ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक फर्जी पोस्ट की गई थी। तो इसी पर मीडिया क्वेरीज का रिस्पांस देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान को बहुत अच्छी एडवाइस दी है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर यही होगा कि वो PUJK में खून खराबा रोके और अपनी ज़मीन से चल रहे आतंकी नेटवर्क के खिलाफ भरोसेमंद, वेरीफाई करने लायक और कभी ना पलटे जा सकने वाले कदम उठाए। बाकी 5 अगस्त 2019 को जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस हुए थे वो पूरी तरह से भारत का इंटरनल मैटर है और इस पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान के पास कोई अधिकार नहीं है। और जैसे कि हाल ही के सप्ताह में पाकिस्तान की फोर्सेस द्वारा सिविलियंस के खिलाफ एक लीथल वायलेंस का इस्तेमाल किया गया है, तो वो भी किसी से छुपा हुआ है नहीं। बाकी इस बात को फिर से दोहराया गया है कि यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बाकी जैसे कि हमने आपको बताया कि आर्टिकल 370 की एनिवर्सरी पर पाकिस्तान हर साल प्रोपेगेंडा फैलाता है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो एक आज़ाद कश्मीर अफेयर्स नाम का हैंडल है जिसमें एक फेक न्यूज़ ये फैलाई जा रही है कि लंदन में भारत के हाई कमीशन ऑफिशियल श्री राम प्रकाश जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हुए दिखे हैं औपचारिक रूप से। तो MEA फैक्ट चेक की तरफ से स्पष्ट किया गया कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है और इस तरह की मैलिशियस पोस्ट से सावधान रहें। और एक तरफ जहां पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करने में बिजी है, वहीं दूसरी तरफ PUJK में अपनी हिंसा को दुनिया से छुपाने के लिए पाकिस्तान ने फॉरेन मीडिया के कवरेज को कंट्रोल करने के लिए कुछ नए रूल्स लागू किए हैं, जिसमें कहा गया कि जो विदेशी पत्रकार हैं उन्हें पाकिस्तान के अधिकतर हिस्सों में कोई भी रिपोर्टिंग करने से पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और विशेष रूप से अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर और कराची तो उनके बाहर किसी क्षेत्र को कवर कर रहे हैं तो यानी कि उन सभी क्षेत्रों पर जहाँ पे पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने नापाक कार्यों में व्यस्त रहती है।
और कमाल की बात यह है कि 2026 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की प्रेस फ्रीडम की जो रैंकिंग है वो भारत से बेहतर है, और फिर भी कुछ लोग इस तरह की रैंकिंग को सीरियसली लेते हैं। और एक दिलचस्प चीज़ ये भी देखने को मिली है कि भारत में जो FCRA में संशोधन करने की बात चल रही है, तो उस पर US लॉ मेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए दिख रहे हैं और इस बात की वार्निंग तक देते हुए दिख रहे हैं कि अगर FCRA में कुछ बदलाव किए गए तो इससे भारत और अमेरिका के बायलैटरल टाइज भी प्रभावित हो सकते हैं। और भारत तो इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो बेहद जरूरी है। और US लॉ मेकर कह रहे हैं कि इस तरह का संशोधन क्रिश्चियंस के खिलाफ एक क्लियर अटैक की तरह है, मतलब इनकी बातों का कोई सर पैर है नहीं, है कुछ भी बोल रहे हैं। और भारत अगर फॉरेन फंडिंग के फ्लो को रेगुलेट करना चाह रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? पाकिस्तानी आर्मी ने ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप के इस्तेमाल को बंद करने का निर्णय लिया है और अब से पाकिस्तानी आर्मी के सभी ऑफिसर्स और सर्विसमैन ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप के बजाय चाइना के WeChat एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने अपने आंतरिक आकलन के बाद ये निर्देश दिए कि मेटा का जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है वो संवेदनशील डिफेंस कॉन्वर्सेशन को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, इंटरसेप्शन और डेटा लीक के ज़्यादा जोखिम में डालता है। कहने का मतलब ये है कि एक फॉरेन ऐप से दूसरी फॉरेन ऐप को रिप्लेस किया जा रहा है। और पाकिस्तान मिलिट्री व्हाट्सएप क्यों छोड़ रही है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उसमें उनकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस हो सकती है, उनका जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो इंटरसेप्ट हो सकता है, डेटा लीक हो सकता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कहीं जा सकती है। उसको रोकने के लिए वो इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? चाइनीज स्टेट कंट्रोल मैसेजिंग ऐप WeChat। यानी कि ये सॉल्यूशन भी पक्का लाहौरी चूरन खाने के बाद इन्होंने जो आकलन किया है उसके बाद आया होगा। पर खैर कम से कम यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए तो आसान हो जाएगा कि वो अपने सबसे ज़्यादा कर्जदार रणनीतिक साझेदार की गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रख सकें। पर हमें तो इस बात का भी डाउट है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की जो कम्युनिकेशन होगी वो किस तरह की होगी और कैसी होगी, वो देखने के बाद कहीं चाइनीज़ गवर्नमेंट खुद ही ना पाकिस्तान को WeChat से बैन कर दे। बाकी इस पर आपके जो भी नेक विचार है आप उसे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1965 में जम्मू कश्मीर में कैप्टन चंद्र नारायण सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज एक वो दिन है जब 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई थी। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि 1965 के वॉर में सबसे पहला शॉट किस जगह पर फायर हुआ था? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।